हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे सीपीसी और आज हम शुरू करेंगे अपना ज्यूरिसडिक्शन। तो हमारे पास सीपीसी में 3 तरह के ज्यूरिसडिक्शन दिए गए हैं। एक है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन और तीसरा है सब्जेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन। तो आज हम पेक्यूनियरी और सब्जेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन पढ़ेंगे और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जो है हमें सेक्शन 16 में दिया गया है, जो है जनरल रूल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू अ डिस्प्यूट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में डिस्प्यूट होना चाहिए, तभी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन माना जाएगा। तो क्या किस लिए हम किस केस में हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ले सकते हैं? रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए विद और विदाउट रेंट एंड इंटरेस्ट। तो रेंट और इंटरेस्ट के साथ और बगैर भी हम रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर सकते हैं। पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मॉर्गेज एंड चार्ज। और मॉर्गेज और चार्ज के केस में रिडम्पशन, सेल एंड फोरक्लोजर करवा सकते हैं हम कोर्ट के द्वारा। डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कोई भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर अगर हमें कोई भी राइट या फिर इंटरेस्ट डिटरमाइन करवाना है तो वो भी हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू करवा सकते हैं। कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये एक एक्सेप्शन है कि कंपनसेशन अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर हम लेना चाहें तो वो हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन थ्रू ले सकते हैं। एनी सूट फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्टेंट और अटैचमेंट। तो कोई भी रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्टेंट और अटैचमेंट और डिस्टेंट के लिए भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हो तो हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ले सकते हैं। और वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएट, और जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहाँ पे होना चाहिए, तभी हम उसके लिए कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपना पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, जो कि हमें सेक्शन 6 और सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी में दे रखी है। सेक्शन 6 इज़ द मैंडेट टू द कोर्ट नॉट टू कंसीडर और डिसाइड एनी सूट विच एक्सीड्स इस पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। तो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कोर्ट के द्वारा फिक्स की गई हैं और कोर्ट उस पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन से ज़्यादा का केस नहीं ले सकती हैं। वो उसी पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन का ही केस लेंगे। अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन 5 लाख रखी गई है तो वो कोई 10 लाख वाला केस नहीं लेगी, वो हाई कोर्ट को उसे रेफ़र करना पड़ेगा। सेक्शन 6 इज़ डायरेक्टेड टू कोर्ट एंड सेक्शन 15 इज़ डायरेक्टेड टू पार्टीज़ टू द सूट। तो जो सेक्शन 6 है वो कोर्ट को दिया गया है कि आप इसको इससे ज़्यादा आपका कोई केस नहीं लोगे। और सेक्शन 15 जो है वो पार्टीज़ को दे रखा है कि आप अगर कोई केस लाते हैं तो आप इन कोर्टों में आप जा सकते हैं अगर आपका इतने अमाउंट तक का केस है। ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन का एक टेबल है, मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन जो है सेक्शन 9 में दे रखी है। इट मस्ट बी ऑफ सिविल नेचर। तो ये सिविल नेचर की होनी चाहिए सब्जेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन, जो कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार बाय एनी लॉ विच इज़ इन फोर्स। तो कोई भी अगर हम सिविल नेचर का सूट डालते हैं और वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार हो जाता है तो वो नहीं, उसके ऊपर सब्जेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं ले सकते। अब पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन जो अभी मैंने बताई सेक्शन 16, नो सूट शैल बी डिसाइडेड विच इज़ नॉट इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो अगर कोई भी ऐसा सूट है जो कि उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है तो वो कोर्ट उस सूट को डिसाइड नहीं करेगी। सेक्शन 15, सूट शुड बी इंस्टीट्यूटेड इन द लोएस्ट कोर्ट। तो सूट जो है वो सबसे लोएस्ट कोर्ट में इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। फिर आते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, जो कि 16, 17, 18, 19, 20, 21 ए तक हैगी। ये जो 16 to 18 है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। 19 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बाय ईच मूवेबल प्रॉपर्टी। और सेक्शन 21 ए जो है वो ऑब्जेक्शन है, जो कि बार बाय लॉ बताता है कि कौन कौन से सूट बार बाय लॉ हैं। अब सेक्शन 9 हम पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 इज़ टू मैंडेट टू द कोर्ट। तो एक सेक्शन 9 जो है वो कोर्ट के लिए दिया गया है। वाइल डिटरमाइन द सिविल नेचर ऑफ सूट, द टेस्ट इज इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट इन रिलेशन ऑफ एनी राइट रिगार्डिंग टू प्रॉपर्टी और ऑफिस। तो ये सिविल नेचर का सूट डाला जाएगा और उसके लिए हमें एक टेस्ट दिया गया है कि इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है इन रिलेशन टू एनी राइट
कोई राइट के रिलेशन में रिगार्डिंग प्रॉपर्टी और ऑफिस, तो प्रॉपर्टी और ऑफिस के रिगार्डिंग में कोई भी डिस्प्यूट जो होता है वो सिविल नेचर का सूट माना गया है। इट शैल बी इममटीरियल वेदर द प्रॉपर्टी और ऑफिस इज़ कनेक्टेड विद एनी रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनी। तो फिर अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी और ऑफिस के ऊपर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो इममटीरियल होगा वो फैक्ट कि वो कोई भी रिलीजियस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है। अब हम आगे आ जाते हैं। इवन देन इट शैल बी कंसिडर्ड अ सूट ऑफ सिविल नेचर, तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर माना गया है। फिर अब हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन 2। एज रिगार्ड टू ऑफिस इज़ कंसर्न्ड, इवन इफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द ऑफिस इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी फी और कंसिडरेशन और इट इज़ कनेक्टेड विद पर्टिकुलर प्लेस और नॉट दीज टू शैल बी इममटीरियल, सच सूट इज़ ऑफ सिविल नेचर। तो अगर मान लीजिए अगर ऑफिस के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है या फिर कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है और फिर वो माना जाता है कि वो कोई जो ऑफिस इज़ नॉट ऑफ कनेक्टेड विद एनी फ़ी और कंसिडरेशन, तो वो कोई भी फ़ी और कंसिडरेशन का सूट नहीं है, वो ऑफिस के रिगार्डिंग ही सूट है। और इट इज़ कनेक्टेड विद पर्टिकुलर प्लेस, और अगर वो किसी पर्टिकुलर प्लेस से भी कनेक्टेड है, नॉट दिस टू शैल बी मटीरियल सच सूट ऑफ सिविल नेचर, तो वो सूट सिविल नेचर का होगा अगर कोई डिस्प्यूट है वो ऑफिस के रिगार्डिंग, ऑफिस या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। अब हम एक क्वेश्चन आता है कि सिविल नेचर क्या होता है। तो वेदर ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर आर रिक्वायर्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड, तो इसका ये क्वेश्चन है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हम एक आंसर देते हैं। Whether the principal question is relating to civil rights and incidentally court determines the question of caste, religion or politics, even then it will be the suit of civil nature। तो अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन उठता है, प्रिंसिपल क्वेश्चन उठता है किसी भी राइट्स के लिए, या फिर कोर्ट डिटरमाइन करती है कास्ट, रिलीजन या पॉलिटिक्स, तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर माना गया है। एज पर दी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, सिविल मीन्स पर्टेनिंग टू द प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज़ ऑफ सिटीज़न एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम क्रिमिनल एंड पॉलिटिकल। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हमें डेफिनेशन दी गई है सिविल नेचर की, जो बताती है कि जो सिविल नेचर ऑफ सूट है वो प्राइवेट राइट्स और रेमेडीज़ ऑफ सिटीजन्स से रिलेट करता है। इफ़ इन अ सूट द प्रिंसिपल क्वेश्चन इन्वॉल्व इज़ ऑफ सिविल नेचर एंड इन अ सूट टू डिटरमाइन सच अ राइट टू एनफोर्स इट शैल बी कंसिडर्ड एज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास सूट आता है और उसमें प्रिंसिपल क्वेश्चन जो है इन्वॉल्व इज़ ऑफ सिविल नेचर, तो कोई भी प्रिंसिपल क्वेश्चन जो है वो सिविल नेचर से इन्वॉल्व करता है, तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर माना गया है। अब हम पढ़ते हैं सूट ऑफ सिविल नेचर कौन कौन से होते हैं। ऑल राइट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, तो जो भी राइट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी हैं वो सिविल नेचर ऑफ सूट हैं, जो कि है राइट टू रेंट, एविक्शन, पोजेशन, प्रियम्पशन, ये सब हैं। इशू टू बी डिसाइडेड बाय सिविल कोर्ट एंड रिलेटिंग टू एनी प्रॉपर्टी, एनी रेम्यूनरेशन, बट इंसिडेंटली इफ एनी क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस सेरेमनी इन अ सूट ऑफ सिविल नेचर। राइट टू वर्शिप भी एक सिविल नेचर का सूट है। राइट टू गेट ऑफरिंग्स, टू कैरी ऑन रिलीजियस प्रोसेशन, मतलब कोई रिलीजियस यात्रा निकालना। एनी डैमेज इन रिगार्डिंग टू सिविल रॉन्ग, तो कोई भी डैमेज अगर लेना चाहें आप किसी भी सिविल रॉन्ग के द्वारा, तो वो भी सिविल नेचर का सूट है, जिसे टॉर्टियस रेमेडी कहते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर मैरिज, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सूट फॉर अकाउंट एंड रेंट, सूट फॉर कंज्यूमर राइट एंड सूट फॉर फ्रेंचाइज, तो ये सब सिविल नेचर के सूट हैं। और कौन कौन से सिविल नेचर के सूट नहीं होते हैं। वेयर द प्रिंसिपल क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू रिलीजन, रिलेटिंग टू कास्ट, एनी सूट फॉर डिग्निटी एंड ऑनर, तो ये सब सिविल नेचर के सूट नहीं होंगे। जो भी रिलीजन से रिलेटेड होंगे, कास्ट से रिलेटेड होंगे और डिग्निटी और ऑनर से जो रिलेटेड होंगे, वो सिविल नेचर के सूट नहीं होंगे। अब इसमें हमारे पास कुछ केस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही पुराने केस हैं ये। सिंगा रामानुजा वर्सेस रंगा रामानुजा, AIR 1961, सुप्रीम कोर्ट हैज़ ज्यूरिडिक्शन इवन टू डिसाइड दोज क्वेश्चन also although which are not of civil nature but which are necessary to be decided by civil court in order to decide the principal question which is of civil nature। अगर मान लीजिए कोई सूट के अंदर कोई प्रिंसिपल क्वेश्चन आता है जो कि सिविल नेचर का है, तो कोर्ट उसे भी डिसाइड कर सकती है और कोर्ट उस सूट को भी डिसाइड कर सकती है जिसमें कि सिविल नेचर का नहीं भी है, तो भी कोर्ट उसको डिसाइड कर सकती है, मगर उसमें प्रिंसिपल क्वेश्चन जो है वो सिविल नेचर का होना चाहिए।
अब एक इम्प्लाइडली बार जो मैंने बताया था उसके ऊपर एक केस है, सिटी निगम वर्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अहमदाबाद AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट। एप्रोप्रिएट फॉर्म फॉर एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन द फॉर्म कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज इम्प्लाइडली बार बाय सच एक्ट। अब एक नेक्स्ट केस है श्री राम एंड अदर्स वर्सेस फर्स्ट ADJ 2000 वॉल्यूम 1 AWC। अ सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड कैन बी इंस्टीट्यूटेड ओनली इन सिविल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट हैज़ दी ओनली ज्यूरिडिक्शन टू डिसाइड दिस मैटर। तो कोई भी सूट जो कि सेल डीड की कैंसिलेशन के लिए किया गया है वो सिविल कोर्ट द्वारा ही, ओनली सिविल कोर्ट द्वारा ही वो डिसाइड किया जाएगा। और अब एक हम लैंडमार्क केस में आते हैं, धूलूभाई वर्सेस स्टेट ऑफ MP। ये बहुत बार पूछा गया, AIR 1969। धूलूभाई वर्सेस स्टेट ऑफ MP, वेयर अ स्टैट्यूट हैड डिटरमाइन द फाइनलिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल इफ देयर इज द प्रोविजन इन द एक्ट for final conclusion in the case after giving full opportunity all the parties, then the civil court has no jurisdiction to decide such a dispute। तो where a statute has determined the finality of order, तो कोई भी statute जो finality of order देता है of tribunal if there is provision in the act for final conclusion in the case after giving full opportunity, तो कोई भी अगर full opportunity के बाद कोई conclusion निकलता है और उसके बाद अगर पार्टी अपॉर्चुनिटी टू पार्टी देन द सिविल कोर्ट हैज़ नो जुरिडिक्शन टू डिसाइड सच अ डिस्प्यूट। तो अगर मान लीजिए कोई एक्ट में कोई स्पेशल लॉ दिया गया है कि इस लॉ के ऊपर क्रिमिनल कोर्ट ही उसको सुनेगी उस सूट को, तो सिविल कोर्ट उसके ऊपर कोई जुरिडिक्शन नहीं रह जाती है टू डिसाइड सच अ डिस्प्यूट। बट इफ़ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट डज नॉट फुलफिल द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस and there is no provision for appeal against the authority, then the jurisdiction of civil court is not barred even though if there is a provision to bar the jurisdiction। अगर मान लीजिए फिर जो मैंने पहले बताया कि कोई प्रोविज़न दिया गया है, कोई लॉ में कोई एक्ट में कोई प्रोविज़न दिया गया है और वो बताता है कि इस सूट को सिविल कोर्ट ही डिसाइड करेगी, मगर उस सूट को क्रिमिनल कोर्ट डिसाइड करेगी, तो उस पर सिविल कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं रह जाता है। मगर बट इफ़ द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, अगर वो प्रोविज़न जो है उस एक्ट में फुलफ़िल नहीं करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को, है ना, अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वो फुलफ़िल नहीं करता है एंड देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ अपील अगेंस्ट द अथॉरिटी, और कोई भी प्रोविज़न नहीं है अपील का, देन द जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज़ नॉट बार्ड। तो जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बार नहीं होगी इफ़ इवन देयर इज़ प्रोविज़न टू बार द जुरिडिक्शन। और अगर इसमें सिविल कोर्ट बार नहीं होगी और इसमें अगर कोई प्रोविज़न दिया भी जाता है जुरिडिक्शन को बार करने का, तो भी वो मान्य नहीं होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।